नमस्कार। मेरा नाम राजा कलाम है। जैसे आप लोग सब जानते होंगे, हम लोग ऑर्गेनिक पे चर्चा करते हैं। आज भारत ऑर्गेनिक के बैनर तले आज हम लोग विशेष कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जिसमें तमाम वो छोटी छोटी बारीकियों से जो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो चैलेंजेज है किसानों के साथ, वो चैलेंजेज है हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो शहर में रहने वाले या अन्य जो भी लोग हैं जो आज खेतों से उत्पादित अनाज, फल, फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन खाते हुए भी वो बीमार पड़ रहे हैं। इन सारे विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ भारत ऑर्गेनिक के ही एक विशेष अंग, एक गार्जियन सम्मान, हमेशा ये नेतृत्व, इन्हीं के नेतृत्व में सारी चीज़ों को देखी जाती है। ये हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम है परशुराम जी। और परशुराम सर, आप पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। और पश्चिमी चंपारण जिले के सारा कार्यभार भारत ऑर्गेनिक के बैनर तले इनके नेतृत्व में होती है। साथ में हर जगह ही इनके नेतृत्व में, देख रेख में होती है। इनके पास एक अच्छा अनुभव है। तो आइए इनसे मिलते हैं और विस्तार से हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। कुछ सवाल है, इनके जवाब इनसे समझने के प्रयास करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे बिहार और भारत के किसान आज खेती तो कर रहे हैं, लेकिन खेती में वो संतुष्टि नहीं है। वो कहीं ना कहीं हर किसान परेशान है अत्यधिक खर्च की वजह से, मिट्टी में उस स्तर पर उपज न होने के कारण। इन सभी के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक तो राजा साहब बताएंगे हम कि मौसम जो अनुकूल नहीं है, अगर मौसम अनुकूल होती तो खेती संभव होता, खर्चीला कम होता। एक बिल्कुल उल्टा चल रहा है, जिसमें आपको नेचुरल फार्मिंग में जुटना होगा, जैविक में जुटना होगा, इस रिश्ते संबंध को बचाने के लिए। यही इसका मूल मंत्र है। आगे स्थिति यह है कि जो हवा गंदी होती जा रही है, जल जमाव क्षेत्र, मिट्टी का पीएच जो दिन पर दिन उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है, जिसमें ड्यू टू केमिकल, अधिक रसायन में ओवरडोज, बड़ी बड़ी कंपनियों की केमिकल वाली कचरा। जैसे पश्चिमी चंपारण की बात लेते हैं तो कई हजार जहर जो है एक मिल के थ्रू, उस टाइप का प्रबंधन नहीं है जो जल जमाव क्षेत्र में जाता है या किसानों के क्षेत्र में जाता है, जिसको आप रेह कह सकते हैं, बंजर बनाने की कैपेसिटी रहती है। ये सब घटनाएं जो है आप देखते हैं। और संतुलित उर्वरक का भी डोज किसानों तक नहीं पहुंच पाता है कि वो क्या करना है। और ये खेती को बैलेंस बनाने के लिए सर पशुपालन जरूरी। जब आप पशुपालन करेंगे तो आपकी खेती की खर्च और खेती की मर्यादा, ये दोनों बची रहेगी। तो इस पर डॉक्टर साहब ध्यान देने की जरूरत है कि ये प्रक्रिया गांव से ही शुरू होगा। जब आप गांव जाएंगे तो अगर आप चाहेंगे ऑफिस में बैठकर, शहर में बैठकर या किसी यूनिवर्सिटी में बैठकर इसको कंट्रोल करने के लिए तो ये संभव, हमें जमीनी स्तर पे उतरने की जरूरत है। ये बंद कमरे, एसी कमरे से बैठ के हम लोग कृषि की जो बुनियादी संरचना है उसको हम लोग सुधार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इनका एक जवाब में मैंने सुना कि जो भी ज्यादा इंडस्ट्री तो है नहीं, लेकिन कुछ जिलों में जो इंडस्ट्री है उसके जो कचरा है, जो केमिकल रसायन जो वेस्ट हैं, वो ऐसे अननेसेसरी को बहा दिया जाता है, जिससे जल दूषित हो रहे हैं। इस पे और इन्होंने कहा कि केमिकल का जो संतुलित, केमिकल खाद का संतुलित प्रयोग किसानों को इसके प्रति जागरूकता चाहिए। तो आपने बोला कि मवेशी की पालन करना चाहिए, मवेशी, तो क्यों ऐसा, क्या आपके पास एक सही तरीका बताइए कि जिससे किसान मवेशी पालन कर सकता है, उसे क्या फायदा होगा? इसलिए क्योंकि मवेशी पालने का जो है, एक तो नस्ल की व्यवस्था यहाँ नहीं है। जहां तक हमारे उत्तर बिहार में देख रहे हैं कि उन्नत नस्ल की यहाँ व्यवस्था चाहिए और उसके प्रशिक्षित डॉक्टर चाहिए और उसके पशुपालक को पूर्ण प्रशिक्षण चाहिए। ये गांव में पशुपालन कब संभव है? जब आप उसको प्रशिक्षित करके पशुओं के करीब ले जाएंगे। जैसे स्वास्थ्य संबंधी डॉक्टर हर जगह हैं, क्लिनिक हर जगह है, जांच की मशीनें हर जगह है, लेकिन पशुपालन के लिए आप सारे कीड़ी का दवा पूछिएगा, किसी गाय को फीवर हो गया, मिल्क फीवर हो गया सर, संतुलित पशु आहार कहाँ से मिलेगा? ये सब जो है सर जीरो पर आउट है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
विडम्बना है गांव के लिए। बिहार जैसे बड़े राज्य में इतने बड़े आबादी में किसान हैं और यहाँ पे इन्होंने बताया कि सही से वेटनरी सपोर्ट सिस्टम नहीं है प्रणाली गांव में। सुनने में तो आता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी काम कर रही है, लेकिन गांव में असली किसान तो गांव में ही रहते हैं, तो गांव में वो बुनियादी ढांचा ही विकसित अभी नहीं हो पाया। जैसे बकरी पालन, एक बार बकरी का बीमारी आएगा तो गांव का गांव साफ हो जाएगा। ये सुना। गला घोंट आएगा तो गांव का गांव पशु का साफ हो जाएगा। हम्म। कोई ऐसा सरकारी स्तर पर व्यवस्था नहीं उस टाइप की है कि कम से कम उसका शिविर लगाकर बीमारी आने से 2 महीना 3 महीना पहले जागरूक कर दिया जाए कि बरसाती बीमारी कौन होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका बीमारी कौन होगा, बिल्कुल। किस माह में बच्चों को गाय और भैंस के साथ क्या करना चाहिए। ये सब कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके आज आपका खेती को बैक होने का और महंगा होने का मेन कारण है कि गांव में टेक्नोलॉजी को नहीं जाना। बिल्कुल। तो हम आप भी कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताया, साझा किया। अब हम लोग लौटते हैं अपने असल मुद्दों पे कि ये ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग इन्होंने चर्चा किया। तो ये ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग अमूमन किसान कहते हैं वो महंगी होती है, वो खेती बस की नहीं है, उसमें उत्पादन कम होता है, इस तरह के तमाम मनगढ़ंत विचारधारा मार्केट में चलती है, जिससे किसान उसको अपनाने से बचता है और न चाहते हुए भी वो रसायन की तरफ अभी जुड़ाव बना हुआ है। तो हम पूछना चाहेंगे कि ये नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक कैसे फायदेमंद हो सकता है, कैसे क्या करें? एक तो पहली है विश्वास की खेती जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, जब आप विश्वास करेंगे किसी चीज पर तो उधरती माता है। बिल्कुल। जब स्वच्छ कारोबार आपके साथ होगा तो उपज कम होगा लेकिन आप कर्ज से मुक्त होंगे। पहली बात। सही बात। एक किसान 1 लाख का केसीसी नहीं पूरा पाता है, कैसे आप अनुमान लगाइएगा कि हम केमिकल करके और हाई और डिजिटल करके और नैनो तकनीकी अपनाकर हम जो है संपन्न है। आप किसानों के गांव में जाइए, डेयरी वाला का लोन एनपीए है, केसीसी वाला का लोन एनपीए है, कोई समूह नहीं चला पाता है। सर ग्रास रूट की बात हम बता रहे हैं। अच्छा। तो जब हम सब में ठीक है तो फिर कर्जदार क्यों है? कर्जदार क्यों? जब हमारा सब्जी का उत्पादन बढ़ गया, हमारा दूध का उत्पादन बढ़ गया, हमारा गेहूं धान का उत्पादन बढ़ गया, फिर आपका ऋण हम क्यों नहीं चुकाते? एक पंचायत में 10 ट्रैक्टर खींच कर रखी रहती है, कृषि यंत्र जो है खींच कर चले जाते हैं, कितने मुकदमे किसानों के ऊपर चल रहे हैं। कोई ऐसी राइस मिल, कोई ऐसा पैक्स नहीं है कि समय पर खरीदारी करे, कोई सरकार की समर्थन मूल्य नहीं होती है। सर मैं धरातल का बात बता रहा हूँ। कुछ भी आप कहिए लेकिन किसानों की माली स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी यह है कि वो अल्प ज्ञान। अच्छा। टिकाऊ खेती है सर, आपका फसल कम आएगा लेकिन गुणवत्ता पूर्वक आएगा। गुणवत्ता है। 5 साल के बाद में आप कुछ न दीजिए, जिस तरह पूर्वजों खेती करते थे उस तरह धरती माता आपको जो है बिना कुछ दिए हुए आपको जो है अनाज देगी और उसकी गुणवत्ता भी बहुत ही बेहतर होगी। आज एक और सवाल होगा, जैसे कि गुणवत्ता बेहतर होगी जो नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से जो उपज होती है, तो वो खाने से शायद हम सेवन करते हैं भोजन उससे उत्पादित, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आज अमूमन सवाल अगला यही है कि लोग खा तो रहे हैं, हर घर में अनाज फल फ्रूट साग सब्जियां जो जा रही है, तो अमूमन सब रसायन से ही उपजी हुई सब्जियां और फल सब्जी रहती है। तो अभी बहुत ही कम उम्र के लोगों में हार्ट स्ट्रोक, मधुमेह, शुगर की बीमारियां, बीपी, इस तमाम बीमारियां समय से पहले 30 साल 35 साल की युवा में आने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके खान पान ही है, वो भी केमिकल युक्त ही खान पान है। तो इसके बारे में 2 शब्द जानना चाहेंगे। एक्चुअली सर डॉक्टर साहब, हमने आपको पहले बताया कि एक तो या कीटनाशक है या फर्टिलाइजर है। एक तो किसान को ये मालूम नहीं है कि इसका उचित उपचार और उचित डोज क्या होना चाहिए, पहली मार। दूसरी मार इसमें सर हम लोगों ने ये देखा है कि आप जो भी वनस्पति आपके यहाँ आया है या जो भी मित्र कीट आए हैं वो आपके सहयोग करने आए, बिल्कुल आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। तो आप शत्रु कीट को मारने के चक्कर में आपके मित्र कीट थे वो खत्म कर दिए। वो मित्र कीट खत्म हो गया, मिट्टी के मित्र कीट। हाँ। जैसे केचुआ, आज आप जो है कोराजिन या 4G 3G देते देते केचुआ की कहानी खत्म कर। बिल्कुल। तो केचुआ एक ऐसे जीवाणु मित्र है जो आपका मिट्टी का रोटावेटर का काम करता है। ओके।
ऑक्सीजन देने के लिए दूसरा कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आपको नहीं बना है जो आपको मिट्टी को ऑक्सीजन। इन्होंने बहुत बड़ी बात की। केचुआ जो ऐसी प्रजाति है वो मिट्टी के अंदर रोटावेटर का काम करता है, मिट्टी को हवादार बना के रखता है और निचली मिट्टी को ऊपर लाता है। बिल्कुल। और जिस मिट्टी को भोजन बनाकर छोड़ता है उसमें 17 तत्व पाए जाते हैं। ओके। ऐसी कोई ऐसी फर्टिलाइजर नहीं है, कोई ऐसे केमिकल आज तक इंडिया में नहीं बना जिसमें 17 तत्व पाया जाता है। बहुत बड़ी तो बात। सबसे पहले सर गौरैया को बचाना, कावा को बचाना, केचुआ को बचाना, मेढक को बचाना, बकुला को बचाना, जो आपके सहयोगी पंछी हैं। ओके। आज इंडिया से गिद्ध समाप्त हो गया सर। बिल्कुल। आपके मांस जाकर देखा जाए कि क्या मांस की और मवेशी की दुर्दशा है रोडों पर। बिल्कुल। जो उसके प्रबंधन करते थे, खाते थे, आज आप टाउन में आ रहे हैं, कईयन हजार प्लास्टिक, कईयन हजार जो है उन्नीस पदार्थ जो नहीं गलने योग्य हैं, वो कहाँ जाते हैं? आपके मिट्टी में जाते हैं। मिट्टी में जा रहे हैं। कोई ऐसी व्यवस्था आपको नगर निगम या सरकारी स्तर पर नहीं है जिसका वो जो है आदमी जो है उसका प्रबंधन कर सके। बिल्कुल। तो एक जमीन पर चट्टान बनती डॉक्टर साहब जा रही है समय पर ड्यू टू जिसका प्लास्टिक दूषित। प्लास्टिक सबसे बड़ा। हाँ, वो मार्केट का या बाहरी का प्लास्टिक का। दूसरी बात कि पहले खेती में हम लोगों ने ऐसा किया था, जैसे ग्रीन मेनू, हम लोगों ने ढैंचा का उपयोग, बिल्कुल, फसल चक्र, मल्चिंग, ये सारे तकनीकी गांव से लुप्त हो चुके हैं। इसकी प्रशिक्षण की, इसकी यादाश्त की गांव में जरूरत है कि पुआल को नहीं जलाने, ढैंचा को बढ़ावा दें। जो छाता वाले पौधे हैं, छाता वाले पौधे को कब लगाना चाहिए, फसल चक्र कब अपनाना चाहिए, ये सब नेचुरल और जैविक में आते हैं। बिल्कुल। आप गन्ना किए तो गन्ना किए, आप ही को एक भोजन अगर प्रतिदिन दिया जाए, प्रति महीना दिया जाए, आपका शरीर क्या करे? बिल्कुल नहीं अलाउ करे। नहीं बढ़े। तो धरती के साथ भी फसल चक्र अपनाना है, उसमें सर मल्चिंग अपनाना है। जब मल्चिंग आप करेंगे तो केचुआ की मात्रा बढ़ेगी, बिल्कुल, नमी की मात्रा बढ़ेगी, और उस फाइनली उससे जो उत्पादन भी होगा वो स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण होगा। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो मित्र कोट कीट बच गए हैं वो मरने के लिए तैयार है। यानी उनकी एक उनकी जो है एक हैबिट बन गई है कि आप जहर भी दीजिएगा तो हम नहीं मारेंगे। अच्छा। जैसे बैगन में आप देखा गया होगा, किसान को दवा छिड़ते छिड़ते हाथ और पैर वगैरह सब गल गया, बैगन बेचते बेचते वो रह जाएंगे, कीड़ा नहीं मारता है। सही बोल रहे। यानी उसको वो केमिकल को बर्दाश्त करने का उस कीड़े के पास क्षमता हो, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, उस लेवल हो गई, जहर खाने लायक हो। हाँ, लेकिन जब वो नहीं मारता है तो वही सब्जी, वही कीटनाशक या वही जहर वो आपके लिए 101% हानिकारक है, जो आज देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात। बहुत गाय में बझापन की शिकायत आ रही है, पहले तो आप मनुष्य में सुनते होंगे, और तो बकरी में, गाय में, भेड़ में, सब में आकर वो चीज बैठ गया। इसके पीछे क्या कारण है? उसका मेन कारण है कि आपका अनाज दूषित है, आपका पानी दूषित है। आप मानव हैं तो कहते हैं कि हम 200 फीट का पानी पिएंगे, लेकिन ये तो सोचिए जो पशुधन है उसको कै फीट का पानी दे रहे हैं। सही। उसका पानी कहाँ से खरीद कर पिलाइएगा? सही बात। और वो जहर वाला पानी पीती है, फिर उसके ब्लड में जाता है, उससे फिर आप कहते हैं कि हम दूध पी रहे हैं। हाँ, जहर पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। अब नींबू लगाए हैं, फल लगाए हैं, पीने के लिए तो डॉक्टर साहब के पास, आपके पास पानी आ गया। लेकिन जिस भोजन को आपने संग्रह किया, जो 40 फीट पर पानी दिया धान को, मकई को और गन्ना को, हमें पूछना चाहते हैं कि वो पौधा किस फिल्टर का पानी लिया था जो आपने खाया है। बहुत बड़ी बात। एक तो आप पानी बोले हैं कि हम पानी फ्रेश पी रहे हैं, बाकी हमको जानकारी दीजिए कि आपने दही खाया, दूध खाया, दाल खाया, चीनी लिया, गुड़ लिया, हमें पूछना चाहते हैं कि उसका वाटर कहाँ से आया था। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात इन्होंने आज बातों बात में कहा इन्होंने। तो हम डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि आपको एक जीना है तो पानी पर ध्यान दे रहे हैं, प्लेट पर दे, लेकिन आपके शरीर को जिलाने के लिए इतने एलिमेंट काम कर रहे हैं धरती पर, उनके बारे में आपने नहीं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जैसे तैसे पानी दे के उसको उपजा तो रहे, लेकिन वो भी बीमारू उपज से घूम कर आपको आ रहा है। तो कई मात्र 4 स्तंभ है कृषि की: जीवामृत, घनामृत, ब्रह्मास्त्र। एक गाय से आप, एक पशुपालन से 1 हेक्टेयर की खेती आप कर सकते हैं, प्रकृति प्रबंधन से। अच्छा। सुरती का डंठल, मदार का पत्ता, नीम का पत्ता, मल्चिंग, चौमास करना, ये सब जाकर नई पीढ़ियों को ये संदेश देना होगा गांव में आपको। बहुत बेहतर। आपका बीज स्टोर में रखा जा रहा है, उस समय मोजर बनाकर धान का बीज छत पर रख दिया जाता था। उस समय कौन टेक्नोलॉजी थी कि वो बीज फेल नहीं करता था?
लेकिन आज तो सरकार का बीज जो है 100% फेल कर रहा है, दाना नहीं पकड़ रहा, बिल्कुल ऐसे तमाम बीज को नहीं आना, एक से एक समय से आ रहा है। लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं कि हरी क्रांति की बात पहले जो आपकी टेक्नोलॉजी बीज रखने की थी, उस समय तो कोई वैज्ञानिक नहीं थे। लेकिन अनाज उपजाने का मतलब यह नहीं हुआ कि सारे प्रबंधनों को, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको क्योंकि उनके पास पशुपालन थोड़े है, उनके पास जैविक तकनीकी थोड़े है कि वो आकर आपसे आपके साथ में साथ देंगे, उनको तो चीज से मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा इनका जो भी इन्होंने बातें बताई। इसमें सबसे मूल रूप से मैं वो बात कहना चाहूँगा जो इन्होंने बोला कि जो हम लोग अपने जानवर, अपने खेती में जो भी फसल लगा रहे हैं, उसमें जो पानी हम लोग दे रहे हैं, उनको जो पानी पिला रहे हैं, उस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज खुद को आरओ का पानी और 400 फीट का बोरिंग का पानी पी रहे हैं, लेकिन उन लोगों को, उस जानवरों को, गाय को, बकरियों को हम लोग वो पानी कैसा पिला रहे हैं, और फिर उसी के मांस, उसी का दूध, उसी का मैं सेवन कर रहे हैं, तो क्या हम बीमार नहीं होंगे? होना है, जानवर भी बीमार हो रहे हैं। मिला जुला के सारा इकोसिस्टम ही दूषित प्रणाली पे चल रहा है। हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें आगे सजग होने की जरूरत है। जो एटलीस्ट अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, जो अच्छे फूड खाना चाह रहे हैं, और जो किसान अपने अच्छी फसल उपजाना चाह रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण फसल उपजाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप उस दिशा में आगे बढ़े। उसके लिए हम लोग हैं, हर स्तर पर तकनीकी सुझाव सपोर्ट के लिए हम लोग हैं। आगे फिर मिलेंगे, फिर से नए किसी सूचना के साथ, नए किसी विषय पे चर्चा के साथ हम लोग जुड़ेंगे। किसी भी तरह का सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें, सवाल पूछ सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।